12वीं के बाद मैथ्स ली है, अब आगे क्या? मुझे लगता है ये सवाल हर उस स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है जिसके हाथ में मैथ्स की मार्कशीट होती है। हाँ बिल्कुल। और जवाब में आसपास से सिर्फ एक ही आवाज आती है, इंजीनियरिंग। हाँ, या फिर अगर इंजीनियरिंग नहीं तो टीचर बन जाओ। ऐसा लगता है जैसे बस मतलब दो ही रास्ते हैं। सही बात है। लेकिन असल में 12वीं में मैथ्स लेना एक डिग्री पाने जैसा नहीं है। ये एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। ये आपको चीजों को एनालाइज करने की, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की स्किल देता है। और ये स्किल आज हर फील्ड में काम आती है। सुपर पावर, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमें एक बहुत दिलचस्प गाइड मिली है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए पांच बिल्कुल अलग अलग करियर के रास्ते दिखाती है। अच्छा, आज हम इन्हीं रास्तों की गहराई में उतरेंगे। हम ये देखेंगे कि ये सुपर पावर यानी मैथ्स की एनालिटिकल स्किल कैसे अलग अलग दुनिया के दरवाजे खोल सकती है। ये आप कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम की तरह देखेंगे। स्पेक्ट्रम कैसे? एक तरफ वो लोग हैं जो मैथ्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कोई ऐप या कोई मशीन, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद गणित के रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं, जो मतलब ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या बात है। तो चलिए इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं। वो रास्ता जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, जहां ग्लैमर है, पैसा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है। टेक्नोलॉजी की दुनिया। बिल्कुल ठीक है। तो पहला रास्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट। ये वो करियर हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। इस गाइड में यहां तक पहुंचने का क्या रोड मैप दिया गया? इसमें दो मेन रास्ते बताए गए हैं। पहला तो सीधा साधा है, बीटेक करो, कंप्यूटर साइंस, ईआई, एमएल या डेटा साइंस जैसी ब्रांच में। दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो शायद आईआईटी जेईई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, उनके लिए भी ऑप्शन है। हाँ, वो बीसीए करके बाद में एमसीए कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन गाइड में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, और वो ये कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। कॉलेज में जो 4 साल आप बिताते हैं, असल खेल वहीं होता है। बिल्कुल, कॉलेज सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये स्किल्स बनाने का समय है। इस गाइड में साफ लिखा है कि पाइथन, जावा, C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। राइट। साथ ही आज के जमाने में डेटा का बोलबाला है, तो एसक्यूएल, मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और इसमें कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र था, है ना? जैसे AWS और हाँ, AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज और एज्योर, इनकी जानकारी होना एक बहुत बड़ा प्लस है। एक मिनट, AWS और एज्योर को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी, ये हैं क्या? जरूर। सोचिए, जैसे हम अपनी फाइलें रखने के लिए कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सारा डेटा और एप्लीकेशन इंटरनेट पर मौजूद विशाल सर्वरों पर रखती हैं। AWS और एज्योर वही सर्विस देती हैं। आज लगभग हर कंपनी इनका इस्तेमाल करती है, इसलिए इनकी जानकारी होना बहुत फायदेमंद है। समझ गया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। गाइड इस पर बहुत जोर देती है कि कंपनी आप ये नहीं देखती कि आपके नंबर कितने हैं। हाँ, वो ये देखती हैं कि आपने असल में बनाया क्या है। एग्जैक्टली, जोर करने पर है, सिर्फ पढ़ने पर नहीं। इसीलिए कम से कम 2 इंटर्नशिप। 2? हाँ, कम से कम 2। और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई मोबाइल ऐप हो या एआई पे बना कोई छोटा सा टूल, ये आपके रिज्यूमे को किसी भी टॉपर के रिज्यूमे से ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। मतलब ये सबूत है कि आपको काम करना आता है। हाँ, कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन इन नौकरियों का एक दूसरा पहलू भी तो है ना? ग्लैमर और पैसे के अलावा क्या सोर्स में काम के दबाव या वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बताया गया है? क्योंकि मुझे लगता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन सोर्स इशारा करता है कि ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। वो तो है। आपको लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखते रहना पड़ता है और डेडलाइंस का दबाव भी होता है। ये कोई 9 से 5 की आराम वाली नौकरी नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, सीखने के मौके और ग्रोथ बहुत ज्यादा हैं। और एक मजेदार बात जो इस गाइड से निकल कर आती है, अब डेटा साइंटिस्ट की भूमिका के लिए कंपनियां सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों को नहीं, तो फिर किसे? बल्कि उन लोगों को ज्यादा पसंद कर रही हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड मजबूत है। अरे वाह। और ये हमें सीधे हमारे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मतलब जिसे हम दूसरा रास्ता कह रहे हैं, वो असल में पहले रास्ते के लिए भी जरूरी होता जा रहा है। मुझे इस दूसरे रास्ते का सच में इंतजार था, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैथ्स के थ्योरी वाले लोग सिर्फ प्रोफेसर बनते हैं
पर यहाँ तो एक्चुअरी और अर्थशास्त्री जैसे करियर की बात हो रही है। हाँ, और ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्हें कंप्यूटर कोड से ज्यादा गणित के समीकरणों और आंकड़ों के पैटर्न से प्यार है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो भविष्य का अनुमान लगाते हैं। एक्चुअरी, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट, ये ऐसे करियर्स हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन इनमें सैलरी और सम्मान दोनों बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए पढ़ाई का रास्ता क्या है? यकीनन बीटेक तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी मैथ्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसी डिग्री की सलाह दी गई है। यहाँ फोकस शुद्ध गणित और सांख्यिकी पर होता है। और कॉलेज में तैयारी कैसे अलग होती है? कॉलेज के दौरान भी तैयारी अलग है। या तो आप आर और पाइथन जैसे टूल सीखकर डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में जा सकते हैं, या फिर आप एक्चुएरियल साइंस की परीक्षाएं दे सकते हैं। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। आपने कहा एक्चुएरियल साइंस की परीक्षाएं। मैंने सुना है कि ये बहुत कठिन होती हैं। जब हम कठिन कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है? क्या ये आईआईटी जेईई से भी ज्यादा मुश्किल है? हाँ और ये लोग असल में करते क्या है जो इन्हें इतना वेतन मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक एक्चुअरी का काम होता है रिस्क यानी जोखिम का गणितीय आकलन करना। जैसे मान लीजिए, एक बीमा कंपनी को कैसे पता चलेगा कि किसी कार का बीमा प्रीमियम कितना होना चाहिए? एक एक्चुअरी ही उम्र, गाड़ी का मॉडल, शहर, पिछले एक्सीडेंट्स, इन सब आंकड़ों का विश्लेषण करके ये तय करता है। वो भविष्य का आर्थिक अनुमान लगाते हैं। वाह! और उनकी परीक्षाएं इसलिए कठिन होती हैं क्योंकि उनमें कई स्तर होते हैं। ये आईआईटी की तरह एक बार की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है जिसे पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। कई साल। हाँ, लेकिन एक बार जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप भारत के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले प्रोफेशनल्स में से एक होते हैं। ये तो सच में दिलचस्प है। मतलब ये लोग गणित का इस्तेमाल करके भविष्य के आर्थिक जोखिम को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक हमने जिन दो रास्तों की बात की, उनमें बहुत पैसा है, प्राइवेट सेक्टर का ग्लैमर है, लेकिन हर कोई ये नहीं चाहता। कुछ लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी और देश की सेवा सबसे ऊपर होती है। सही बात है। क्या गणित का छात्र उस दुनिया में भी कुछ खास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और शायद दूसरों से बेहतर कर सकता है। यही हमारा तीसरा रास्ता है, सरकारी नौकरी। स्थिर, सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर। हाँ, और यहाँ सबसे अनोखी बात यह है कि आपकी डिग्री उतनी मायने नहीं रखती। आप बीए करें, बीकॉम करें या बीएससी, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। और यहाँ गणित का बैकग्राउंड एक छुपा हुआ हथियार साबित होता है ना? बिल्कुल। आप 12वीं के बाद सीधे एनडीए देकर रक्षा सेवाओं में जा सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद एसएससी, सीजीएल या बैंक पीओ की परीक्षा दे सकते हैं। और इन सब में तो मैथ्स आती है। हाँ, इन सभी परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। जिस छात्र ने 12वीं तक गणित को गंभीरता से पढ़ा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड और लॉजिक दूसरों से बेहतर होती है। हाँ, उसे एक स्वाभाविक बढ़त मिल जाती है। और सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्या वहां भी गणित मदद करता है? सीधे तौर पर प्रीलिम्स के सीसैट पेपर में तो करता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा गणित की पढ़ाई आपके दिमाग को जिस तरह से अनुशासित करती है, वो यूपीएससी की लंबी तैयारी में बहुत काम आता है। कैसे? ये आपको एक व्यवस्थित तरीके से सोचना और बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना सिखाता है। तो हाँ, ये रास्ता समर्पण और लंबी योजना की मांग करता है, लेकिन गणित का छात्र इसके लिए अच्छी तरह से तैयार होता है। यहाँ तक हमने जो भी रास्ते देखे वो ज्यादातर लॉजिक, एनालिसिस और नंबरों के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता था कि कला और गणित मतलब दो अलग अलग ध्रुव है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। या तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं या आप लॉजिकल। पर ये गाइड इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। और यहीं पर हमारा चौथा रास्ता आता है, जहां रचनात्मकता और गणित का मिलन होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। कौन सा मिथ? हमें लगता है क्रिएटिविटी मतलब बस कला, लेकिन स्रोत बताता है कि सबसे बेहतरीन डिजाइनर वो होते हैं जो गणित के अनुशासन, डिसिप्लिन को अपनी रचनात्मकता पर लागू करते हैं। बिना गणित के आर्किटेक्चर सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। आर्किटेक्ट, डिजाइनर, गेम डेवलपर, ये सब गणित के छात्र के लिए करियर हैं। ये थोड़ा समझाइए। जरूर। आर्किटेक्चर को ही लीजिए। एक आर्किटेक्ट को सिर्फ एक सुंदर इमारत नहीं बनानी होती, उसे ये भी देखना होता है कि वो गिरेगी नहीं। बिल्कुल। इसके लिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और भौतिकी के सिद्धांतों का गहरा ज्ञान चाहिए। इसके लिए नाटा या जेईई पेपर 2 जैसी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। और डिजाइन का क्या? जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। यूआई यूएक्स का मतलब है यूजर इंटरफेस
और यूजर एक्सपीरियंस, यानी कोई ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करने में कितनी आसान और अच्छी लगती है। अब ये सुनने में बहुत कलात्मक लगता है, लेकिन इसकी नींव में तर्क और समस्या समाधान है। एक डिजाइनर को उपयोगकर्ता के सफर के हर कदम को लॉजिक के साथ मैप करना होता है। ये भी तो एक तरह की गणितीय समस्या ही है। बस इसका जवाब एक समीकरण नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव होता है। एग्जैक्टली, एक सीमलेस एक्सपीरियंस। ये एक जबरदस्त नजरिया है, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। और गेम डेवलपमेंट? गेम डेवलपमेंट तो पूरी तरह से गणित और भौतिकी पर आधारित है। गेम में कोई किरदार जब कूदता है तो उसकी छलांग का कोण, एंगल, उसकी गति, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ये सब मैथ से तय होता है। हाँ, ये सब गणितीय समीकरणों से तय होता है। इसके लिए यूनिटी या अनरियल इंजन जैसे गेम इंजन सीखने पड़ते हैं, जिनमें कोडिंग और गणित दोनों का इस्तेमाल होता है। कमाल है। आपको पता है, मशहूर एनिमेटेड फिल्मों के पीछे जो पिक्सार कंपनी है, हाँ बिल्कुल। उनकी शुरुआती कर्मचारियों में कई गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। वो कहते थे कि बालों या पानी को स्क्रीन पर असली जैसा दिखाना वो फिजिक्स और ज्यामिति की एक बहुत बड़ी समस्या है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो हम अपने स्पेक्ट्रम के उस सिरे पर पहुंच गए हैं जहां गणित को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके कुछ बनाया जा रहा है, चाहे वो इमारत हो या कोई गेम। बिल्कुल। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर। हाँ, अब हम आते हैं पांचवें और आखिरी रास्ते पर। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि नया ज्ञान बनाना चाहते हैं, जो पूछते हैं क्यों और कैसे। मतलब वैज्ञानिक शोधकर्ता या प्रोफेसर बनने का रास्ता? हाँ बिल्कुल। अनु से इंटीग्रेटेड एमएससी करना एक बेहतरीन विकल्प है, अच्छा। क्योंकि वहाँ का माहौल ही रिसर्च पर केंद्रित होता है। इसके बाद आती है पीएचडी, जो इस रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। पीएचडी तो बहुत जरूरी होगी। बहुत। एक शोधकर्ता का दिन प्रयोग करने, डेटा का विश्लेषण करने, सिद्धांतों पर काम करने और अपने निष्कर्षों को लिखने में बीतता है। ये धैर्य का काम है। धैर्य, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इसका फल शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह तुरंत नहीं मिलता होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। इसमें सालों की मेहनत और लगन लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। सोचिए, इसरो या डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक बनना जो देश के अंतरिक्ष या रक्षा कार्यक्रमों में योगदान दे रहा हो, या किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को तैयार करना। ये तो सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ काम है। बिल्कुल। किसी भी देश का भविष्य और उसकी तकनीकी प्रगति उसके वैज्ञानिकों पर ही निर्भर करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मतलब निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं में गणित लेना किसी एक रास्ते पर चलने की मजबूरी नहीं है। ये वाकई एक मास्टर की एक चाबी की तरह है, जो कई अलग अलग दरवाजे खोलती है। टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का, सरकारी सेवा का, डिजाइन का और शुद्ध विज्ञान का। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि गणित के बाद क्या करें, बल्कि ये है कि एक व्यक्ति के तौर पर मेरी रुचि किस चीज में है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या मुझे समस्याओं को सुलझाने में मजा आता है? तो शायद इंजीनियरिंग मेरे लिए है। क्या मुझे जोखिम का विश्लेषण करके भविष्य का अनुमान लगाने का रोमांच पसंद है? तो एक्चुअरी का क्षेत्र मुझे बुला रहा है। क्या मुझे कुछ नया, कुछ सुंदर बनाने में खुशी मिलती है? तो डिजाइन या आर्किटेक्चर एक विकल्प है। या फिर क्या मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की गहरी इच्छा रखती हूँ? तो विज्ञान और अनुसंधान का रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सही रास्ता वही है जो आपके गणितीय कौशल को आपके व्यक्तिगत जुनून से जोड़ता है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब काम में जुनून शामिल हो जाता है तो सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ के जाते हैं। आज हमने 5 स्थापित रास्तों पर बात की जो आज मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल सोचने लायक है। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र और भी ज्यादा विकसित होंगे, तब गणित और इन नए क्षेत्रों के मेल से कौन से नए करियर उभर कर आएंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते?